हेलो फ्रेंड्स, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। इसमें टोटल 1300 शब्द होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रेडी, स्टार्ट। महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कठिन परिस्थिति में है और हमारा निर्यात भी इतना अच्छा नहीं है। वित्त मंत्री महोदय, आप वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं और आप निर्यातों की कार्यप्रणाली से परिचित हैं। निर्यात आयात से कम है, आयात और निर्यात के बीच बिल्कुल संतुलन नहीं है। ये कौन से क्षेत्र हैं जिनके विदेशों में कार्यालय हैं? वे अंडर इनवॉइसिंग का सहारा ले रहे हैं और वे अपने लाभ और कमाई का भाग विदेशों में ही रखते हैं, और जिनके विदेशों में कार्यालय नहीं है ओवर इनवॉइसिंग का सहारा लेते हैं और अपने काले धन को बिना कोई कर दिए सफ़ेद धन में बदल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने निर्यातकों को कर से छूट दे दी है। प्रत्येक सरकारी विभाग में इस बात के मामले हैं कि खाली माल डिब्बे विदेशों में भेजे गए हैं। हवाला कांड के माध्यम से काफ़ी मामलों में काले धन को सफ़ेद धन में बदला गया है। ये कर योग्य स्रोत थे। इन स्रोतों से आपको आयकर और निगमित कर की वसूली हुई होती, लेकिन ये चीज़ें पहले की तरह लगातार जारी हैं। यदि आप विचार और हिसाब लगा सकते हैं तो कृपया इस बात का हिसाब लगाएं कि विभिन्न मंत्रालयों, निर्यात घरानों और अन्य संस्थानों के इस तरह के स्विच प्रबंधन के कारण राजकोष को कितना नुकसान हुआ है। यदि आप इसका पता लगा सकते हैं और उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इसे बंद करा सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको संसद सदस्यों को उनके अधिक धनराशि मांगने पर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। महोदय, न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रश्न पर मुझे आश्चर्य होता है और सच पूछे तो मैं वित्त मंत्री के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि यदि कंपनियां अपनी लेखा बहियों में अधिक मूल्य ह्रास राशि का प्रावधान करती हैं तो उन्हें कम भुगतान करना होगा। क्या हम चाहते हैं कि और अधिक मूल्य ह्रास होना चाहिए? मैं वित्त मंत्री महोदय के तर्क को समझता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस देश में बचत और निवेश की भावना जागृत करनी होगी। हमारे स्टॉक बाजार में मंदी क्यों है? एक कम आय वाला आदमी इस आशा से निवेश करता है कि उनसे उसे नियमित आय प्राप्त होती रहे। महोदय, आप घरेलू बचत की भावना नहीं डालते हैं तो कदाचित उद्योगों का विकास बाधित और असफल भी हो सकता है। मैं वित्त मंत्री के तर्क को स्वीकार करता हूं कि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और अधिक उद्योगों की स्थापना होगी, लेकिन लोग विदेश से इस देश में निवेश करने के लिए क्यों आ रहे हैं? यदि विदेश से लोग इस देश में आकर निवेश करने के इच्छुक हैं तो क्या हमारे पास इस तरह का वातावरण नहीं है कि जहां हमारे लोगों को इस देश में निवेश करने की प्रेरणा मिल सके? यदि ऐसा है तो और यदि वे कुछ कंपनियों में निवेश करते हैं तो उन्हें इससे कुछ लाभ भी होना चाहिए। इस हालत में यदि उन्हें लाभांश या बोनस के लिए आयकर देना है तो वे कर का भुगतान करेंगे। महोदय, इसलिए मेरी राय में निवेश के लिए स्वदेशीय प्रेरणा कम हो रही है। यही कारण है कि घरेलू कंपनियां नुकसान उठा रही हैं और उन्हें नुकसान होता ही रहेगा। इस देश की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि को हानि उठानी पड़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में कृषि के विकास और कृषि उत्पादन में कमी आई है। कतिपय राज्यों जैसे पंजाब और अन्य जगहों जहां से हमें केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न प्राप्त होता है, पहले ही पूर्णतया की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। एक तरफ कृषि खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आ रही है और दूसरी तरफ जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। यदि हम अर्ध विकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो भविष्य में क्या होगा? हमें केवल वर्तमान के बारे में ही नहीं सोचना है, अपितु हमें भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना है। वित्त मंत्रालय का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं आपकी नीतिगत समझ को समझता हूँ। मैं यह भी समझता हूँ कि बजट को प्रस्तुत करने से पहले इन सभी क्षेत्रों और पहलुओं पर विचार करने के लिए आपके पास समय नहीं था। आपने कतिपय नीतियों
को जारी रखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि उदारीकृत नीति की कुछ सीमाएं हैं। इसे सभी घरेलू क्षेत्रों में शुरू नहीं किया जा सकता है। इसे सभी अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं और लघु उद्योगों में शुरू नहीं किया जा सकता है। इसे आधारभूत ढांचे में शुरू किया जा सकता है। महोदय, प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके। हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम उद्यमियों का है कि पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज़्यादा रोजगार पैदा करें और आय बढ़ाएं। आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है। इस तरह पूरा पिरामिड बढ़ता जाएगा। यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है, परंतु जब इसे हमारे जैसे विशाल आकार, जनसंख्या और सामाजिक जटिलताओं वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे कार्यान्वित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। अब चूंकि प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसलिए अब संसाधनों का प्रश्न सामने आता है। प्रौद्योगिक गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और प्रौद्योगिकी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। हम एक अलग थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकते। हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है। वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय विसम्मति की कोई आवाज़ नहीं होगी, किंतु हम विश्वव्यापीकरण केवल उसी के लिए नहीं कर रहे। यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है। इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह दिखा दें कि इससे देने वाले और लेने वाले दोनों का लाभ है। विश्व अर्थव्यवस्था आज अधिकांशतः बाजार की ताकतों के सहारे चल रही है और यदि हम इन बातों को अनदेखा कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। अपने प्रयासों में हमने इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयास किया है। विश्वव्यापीकरण से हम अभिभूत नहीं हैं, परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझने की पूरी चेष्टा करते हैं। कुछ आलोचकों ने यह कहा है कि विदेशी निवेशकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था पर छा जाएंगे। स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन है। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।